नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बहू। मैं तुझे अपने सेवा के लिए लाई थी, पति से नैन लड़ाने के लिए नहीं। हे भगवान, सुबह के 6 बजने को आए हैं और यह महारानी अभी के अभी कमरे से बाहर नहीं निकली। अरे चाय मिलेगी या नहीं? मुझे तो लगता है खुद ही बनाकर पीनी पड़ेगी इस बुढ़ापे में। अब यह नौबत आ गई कि 2 घुट चाय के लिए भी चिल्लाती रहूं। इस घर में कौन है मेरी सुनने वाला? जमुना जी की कड़कती हुई तेज आवाज सुनते ही उनका बेटा मोहन नींद में ही कांप उठा और उसकी नींद खुल गई। वैसे तो जमुना जी की तेज आवाज सुनने की उसे भी आदत सी हो गई थी। रोज रोज घर में होने वाली इस महाभारत का वह आदी हो चुका था। आँख खुलते ही मोहन ने घड़ी की ओर देखा। अभी 6 भी पूरे नहीं बजे थे और जमुना जी ने सुबह-सुबह अपनी बहू को प्रवचन सुनाना शुरू कर दिया था। बहू, मैं तुझे अपने सेवा के लिए लाई थी, पति से रोमांस करने के लिए नहीं। हर समय कमरे में पसरी रहती है। थोड़ी देर में मोहन उठकर बाहर आया और जमुना जी के पास चरपाई पर आकर बैठ गया। फिर बोला, क्या हुआ मम्मी? आप रोज ही सुबह-सुबह शुरू हो जाती हो। क्या करूं बेटा? जब तक सुबह-सुबह गला फाड़-फाड़ कर चिल्लाती नहीं हूं, तब तक तेरी बीवी अपने कमरे से बाहर कहाँ निकलती है? तू ही बता, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि मेरे मुंह से अपने गुणगान सुने बिना तेरी बीवी रीना शांति से एक कप चाय बनाकर मुझे दे दे? हालांकि जमुना जी ने यह सब बात बड़े गुस्से में आकर कही थी, लेकिन कहने का अंदाज ऐसा था कि सुनते ही मोहन मुंह पर हाथ रखते हुए अपनी हंसी दबाने लगा और फिर बोला, लेकिन मम्मी, अब इसमें गलती तो तुम्हारी ही है। अपनी बहू को सही तरीके से काम करना सिखाया होता तो आज इस तरह चिल्लाने की नौबत क्यों आती? अरे, मैंने तो उसे सारे काम अच्छे से करने सिखाए थे। अब समझने वाला ही ना समझे तो इसमें मेरा क्या कसूर? मेरे तो भाग्य फूट गए जो 20 साल पहले इस महारानी को अपनी बहू बनाकर इस घर में ले आई। अब तेरे सामने की बात है, तेरी बहन पायल, उसे भी तो घर का सारा काम करना मैंने ही सिखाया था। कितनी चुस्ती से दौड़-दौड़ कर घर के सारे काम कर देती है मेरी बेटी। ससुराल में जाकर भी उसने हम लोगों का नाम रोशन किया है। अरे ससुराल के सभी लोग उसका काम देखकर दंग हो जाते हैं और यहाँ तेरी पत्नी है जिसे सलीके से एक काम तक नहीं होता। अगर बहू की माँ ने भी उसे घर का काम करना सिखाया होता तो आज यहाँ बैठी मैं अपनी किस्मत का रोना न रो रही होती। जमुना जी यह सब बातें बोल ही रही थी कि उनकी बहू रीना अपने कमरे से बाहर आ गई। हालांकि उसने जमुना जी की बातें सुन ली थी, लेकिन बिना कुछ बोले मुंह बनाकर रसोई घर में चली गई। लो आ गई आपकी बहू रीना। फिर मत कहिए कि काम नहीं करती मेरी पत्नी, मोहन ने मजाकिया अंदाज में कहा। तो बहू को कोसती हुई जमुना जी का रिकॉर्ड फिर से शुरू हो गया। तू तो कुछ बोली मत, जोरू का गुलाम कहीं का। मेरी शादी हुई थी तो गज भर का घूंघट करवाया था तेरी दादी ने मुझसे और मैं उनकी हर बात मानती थी। यही संस्कार मैंने अपनी बेटी पायल को भी दिए। लेकिन यहाँ तो घूंघट करना तो दूर, अपने बड़ों के सामने सर पर पल्लू तक नहीं रखा जाता। सिनेमा हॉल बिना घूंघट के ही चली जाती है बहू। जमुना जी ने फिर से बोलना शुरू किया तो मोहन समझ गया कि अभी बेटी की तारीफ और बहू की आलोचना का कार्यक्रम लंबा चलेगा। इसीलिए वह वहां से चुपचाप उठ गया। आज उसे ऑफिस जल्दी जाना था, इसीलिए जल्दी से फटाफट तैयार होकर चला गया। फिर जूते पहनते हुए बोला, अरे रीना, नाश्ता तैयार हुआ या नहीं? बस 5 मिनट और, रीना ने तेजी से हाथ चलाते हुए कहा। तो मोहन बोला, अरे इतनी देर से रसोई घर में क्या कर रही हो? जल्दी से नाश्ता दो, मुझे जल्दी निकलना है बहुत देर से। सासू माँ की तीखी बातें सुनते सुनते रीना पहले अपना आपा खो चुकी थी। पति की बात सुनी तो उसे अपना सारा गुस्सा निकालने का मौका मिल गया। सास पर व्यंग करती हुई अपने पति से बोली, हाँ हाँ, रसोई घर में तो बिस्तर लगा है जहाँ मैं आराम फरमा रही हूँ। मैं तो ठहरी कामचोर निठल्ली,
मुझे क्या पता खाना कैसे बनाया जाता है। इतना कहते हुए रीना नाश्ता लेकर बाहर आई और मोहन के सामने पटक कर अपनी सासू माँ को गुस्से भरी निगाह से देखते हुए रसोई घर में चली गई। यूं तो आमतौर पर सास बहू की बातों में बेटा फंस कर रह जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। मोहन को अपनी माँ और पत्नी की इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह जानता था ना तो उसकी माँ दिल की बुरी है और ना ही पत्नी। एक पल झगड़ते हैं तो दूसरे ही पल पहले जैसे हो जाते हैं। 20 वर्ष पहले जमुना जी अपने बेटे मोहन के लिए अपनी पसंद की लड़की रीना को चुनकर लाई थी। मोहन और रीना का एक बेटा और एक बेटी भी है। रीना ने इतने साल से आने के बाद अपनी हर एक जिम्मेदारी बड़े अच्छे तरीके से निभाई थी, लेकिन फिर भी अपनी बहू की काम काज में मीन मेख निकालने की जमुना जी की आदत बन गई थी। जैसे ही बहू की छोटी सी भी गलती नजर आती तो वह किसी परंपरागत सास की तरह उस पर बरस पड़ती। दरअसल उन्हें अपनी बेटी की तारीफ करने का कुछ ज्यादा ही शौक था, जिस कारण वह बहू को आते जाते ताने और उलाहने देती रहती। रीना, जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया करती थी, परंतु जब सहन शक्ति खत्म हो जाती है तो इसी तरह अपना गुस्सा अपने पति पर निकाल लिया करती थी और मोहन चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता। पूरे मोहल्ले में छोटे बड़े सभी लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। आस पड़ोस में शादी ब्याह हो या कोई उत्सव, कोई भी शुभ कार्य उनसे सलाह न ली जाए, ऐसा तो कभी संभव ही नहीं था। पर बहू को खरी खोटी सुनाने से जमुना जी कभी बाज ना आती। इधर मोहन थोड़ी देर में नाश्ता करके अपने ऑफिस के लिए निकल गया। उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही घर पर फोन की घंटी बजी। जमुना जी ने फोन उठाया तो दूसरी ओर आवाज आई, हेलो माँ, मैं पायल बोल रही हूँ। अरे पायल बिटिया, मैं बस तुझे ही याद कर रही थी। और बता, घर पर सब ठीक तो है ना? दामाद जी और बच्चे कैसे हैं? माँ, सब कुछ ठीक है। आज आपको एक खुशखबरी देने के लिए फोन किया था। आपके नाती अमन का रिश्ता तय हो गया है। इतना सुनते जमुना जी का चेहरा खिल उठा। इससे पहले कि वह कुछ और बोलती तभी पायल ने कहा, माँ, शादी की तारीख भी तय हो गई है। 10 दिन बाद ही शादी है, इसलिए अभी से तैयारी करनी शुरू कर दो। ब्रांडेड कपड़े खरीदना, फुटपाथ की नहीं। आखिर आपकी नाती की शादी है, कोई मजाक थोड़ी ना है। आप सब 2 दिन पहले ही आ जाना। कार्ड मैं कुरियर से करवा दूंगी। अच्छा, अब मैं फोन रखती हूँ, बहुत सी तैयारियां करनी है। नाती की शादी के समाचार से जहाँ एक ओर जमुना जी बहुत उत्साहित हो गई, तो वहीं दूसरी ओर चिंता के कारण उनके पसीने छूटने लगे। आखिर सारी तैयारियां कैसी होंगी? मात्र 10 दिन का समय है और न जाने कितने इंतजाम करने पड़ेंगे। अरे रीना, कहाँ चली गई? जल्दी से इधर आ। चिंतित स्वर में उन्होंने अपनी बहू को आवाज दी, तो उनकी बहू रीना, जो सासू माँ के ताने उलाने से परेशान होकर कमरे में जा बैठी थी, उनकी आवाज सुनकर तुरंत दौड़ी चली आई। क्या हुआ माँ जी, क्या बात है? अरे बहू, पायल का फोन आया था, बता रही थी अमन का रिश्ता तय हो गया है। 10 दिन में ही शादी है और हमें 2 दिन पहले आने को बोला है। मुझे तो चिंता हो रही है कि सारे इंतजाम कैसे होंगे। अरे माँ जी, यह तो बहुत अच्छी बात है और तैयारी की चिंता आप मत कीजिए, सब हो जाएगा। फिर दोनों सास बहू आपसी कलह भूलकर शादी की तैयारियां के लिए विचार विमर्श में मशगूल हो गई। वैसे तो जमुना जी के हाथ पांव फूलने भी जायज थे, क्योंकि उनका दामाद एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और नोएडा में रहने वाली बेटी दामाद का रहन सहन उनसे काफी ऊंचा था। जिस समय उनकी बेटी की शादी उनके दामाद से हुई थी, उस समय तक तो दोनों परिवारों का ओहदा एक समान था। उनका दामाद केवल एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी किया करता था, परंतु शादी के कुछ समय बाद उसने नौकरी छोड़कर अपना कारोबार करना शुरू कर दिया और ईश्वर की कृपा और उसकी कड़ी मेहनत के बलबूते वह कारोबार चल निकला।
जिसका नतीजा यह हुआ कि आज उनका दामाद एक बहुत बड़ा सफल बिजनेसमैन है और उनकी बेटी खूब ऐश कर रही है, जिसके आगे पीछे नौकर चाकर घूमते हैं, जबकि जमुना जी का बेटा मोहन एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। उसकी सैलरी बहुत कम तो नहीं है, परंतु इस महंगाई के ज़माने में उसकी सैलरी से घर का खर्चा ही आराम से निकल पाता था। जीजा और साले की कमाई में बहुत अधिक अंतर आ गया था और जैसे जैसे समय बीतने लगा, अंतर दोनों परिवारों के संबंधों के बीच भी दूरियों का कारण बनने लगा। अब तो आलम यह हो गया कि मायके में जाकर रहना तो दूर, पायल अपनी माँ से मिलने के लिए भी वहाँ नहीं आती थी। पर आखिर थे वो खून के रिश्ते जो सबसे पहले याद आते थे। इसीलिए जमुना जी और उनकी बहू झट से शादी की तैयारी में जुट गई। सब कुछ सोचने विचारने के बाद जमुना जी उठकर अपने कमरे में गईं और अलमारी में से अपनी पुरानी सोने की अंगूठी और लॉकेट निकाली। फिर अलमारी से के लॉकर में से बैंक की एफडी का एक कागज निकाला। फिर अपनी बहू से बोली, रीना, कल बाजार जाकर इस अंगूठी और लॉकेट को बेच देते हैं और यह 20,000 की एफडी है। मोहन से कहकर इसे भी तुड़वा लेती हूँ। आखिर बेटी के घर जा रहे हैं तो सबके कपड़े तो लेकर जाने ही होंगे। साथ में नई बहू के लिए एक झुमके भी बनवा लेते हैं। जी माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। रीना ने अपनी सासू माँ की हाँ में हाँ मिलाई और फिर अपने काम में लग गई। रात को मोहन जब घर आया तो जमुना जी ने उसे उसके भांजे अमन की शादी का समाचार सुनाया और सारी तैयारियों के बारे में विचार विमर्श करने लगी। तो मोहन बोला, 2 दिनों बाद मुझे सैलरी मिल जाएगी, उसके बाद हम सारी तैयारी कर लेंगे। तो जमुना जी ने कहा, नहीं बेटा, तू सबकी टिकट बुक करवा देना और फिर घर खर्च के लिए भी तो पैसों की जरूरत है। शादी की तैयारियों के लिए एफडी तुड़वा देना। फिर मैं बहू के साथ बाजार जाकर सारा सामान ले आऊंगी। पैसे हाथ में आने पर अगले ही दिन सारा काम निपटाकर सास बहू दोनों बाजार जाने के लिए निकल गई। सबसे पहले सोनार की दुकान पर जाकर पुरानी सोने की अंगूठी लॉकेट देकर नई बहू के लिए एक लेटेस्ट डिजाइन के झुमके बनवाए और फिर कपड़े खरीदने के लिए एक बड़ी सी दुकान पर गई। परंतु कपड़ों की दुकान में जाकर देखा तो कीमत तो आसमान छू रही थी और कपड़े भी बेटी के स्टैंडर्ड के अनुसार खरीदने थे। पूरे 10 जोड़ी कपड़े खरीदने थे। जमुना जी बोली, ये पैसे तो पूरे नहीं हो पाएंगे बहू। माँ जी, आप कपड़े देखिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, रीना ने कहा और दुकान से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद पैसे लेकर वापस लौटी तो पैसे देकर जमुना जी हैरान रह गए। अरे बहू, इतने पैसों का इंतजाम तूने कैसे किया? जमुना जी ने पूछा तो रीना बोली, अरे माँ जी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप खरीदारी कीजिए। बेटी के पूरे परिवार के लिए डिजाइनर कपड़े खरीद कर अपने और अपने परिवार के पहनने के लिए भी एक एक जोड़ी खरीदे। वे दोनों जब घर आए तो रीना ने सबके लिए खाना बनाया और जब रीना जमुना जी को भोजन दे आए तो उनकी नज़र अपनी बहू के गले पर पड़ी। अरे बहू, तेरी चैन कहाँ गई? वो माँ जी, पैसों की बहुत ज़्यादा जरूरत थी, इसीलिए मैंने अपनी चैन बेच दी। चैन बेचने की बात सुनकर जमुना जी की हैरानी का ठिकाना ना रहा। लेकिन बहू, वो तो तेरी माँ की आखिरी निशानी थी ना, तो उसे कैसे बेच दिया? अरे माँ जी, अब दीदी के घर सस्ते कपड़े लेकर जाती तो कितनी बदनामी होती हमारी। आखिर परिवार की इज्जत का सवाल था। चैन तो फिर कभी बनवा लूंगी। ऐसा कहकर रीना रसोई घर में चली गई। विवाह समारोह में जाने की सारी तैयारियां हो गई। जैसे ही वह सब लोग नोएडा शादी अटेंड करने पहुंचे, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उतरे तो जमुना जी ने देखा कि स्टेशन पर दामाद जी पहले ही अपनी गाड़ी लेकर वहां मौजूद थे। जमुना जी ने देखा कि इस उम्र में भी कोट पैंट पहने और काला चश्मा लगाए उनके दामाद किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहे थे। जमुना जी और उनके परिवार को आते देख वह आगे बढ़कर
जमुना जी के पैर छूने लगे तो जमुना जी ने बहुत से आशीर्वाद दे डाले। साधारण से कपड़े पहने उन सभी लोगों को उनकी बड़ी सी गाड़ी में बैठने में भी संकोच महसूस हो रहा था। गाड़ी में बैठे हुए जमुना जी सोचने लगी, जैसे ही बेटी के घर पहुंचूंगी तो बेटी पहले की तरह आकर मुझसे लिपट जाएगी और फिर शिकायत करते हुए कहेगी, मम्मी आप लोग इतनी देर से क्यों आए? और फिर जल्दी से अपने हाथों से चाय बनाकर ले आएगी और बैठकर सारा हाल चाल बांटेगी और कौन कौन से काम करनी है इसकी पूरी लिस्ट बनाकर मुझे थमा देगी। सोच सोच कर जमुना जी मन ही मन उत्साहित हो रही थी। जैसे ही वह लोग घर पहुंचे तो पायल के दोनों बेटों ने आगे बढ़कर उनके पांव छुए। पायल भी वहीं आंगन में खड़ी थी और घर की साज सजावट करने वाले लोगों को निर्देश दे रही थी। अपने मायके वालों को सामने देखा तो पायल मुस्कुराकर उनसे मिली और नमस्ते राम राम की औपचारिकता के बाद उसने एक नौकर को आवाज दी, अरे राम सिंह, इन्हें ऊपर वाले कमरे में ले जाओ और यह सब सामान भी उठाकर ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दो। और इतना कहने के बाद वह फिर से अपने काम में व्यस्त हो गई। घर पहुंचने के बाद जमुना जी के दिल में जो उत्साह हिलोरे ले रहा था वह एकदम से ठंडा पड़ गया। कहाँ तो जमुना जी ने अपनी बेटी से इतनी गर्मजोशी भरे स्वागत की उम्मीद कर रही थी और कहाँ सामान ऊपर रखवा कर एक नौकर के जरिए उनका नाश्ता भिजवा दिया गया। यह सब देखकर जमुना जी का दिल जल भुन गया। सब लोग बाथरूम में जाकर हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो गए और फिर सफर की थकान मिटाते हुए चाय नाश्ता करने लगे। लेकिन जमुना जी की तो जैसे सारी भूख खत्म हो गई थी। चाय का कप लेकर वह ज्यों ही की त्यों बैठी रही। तभी कमरे में उनकी बेटी पायल आ गई। अरे यह क्या, आप लोगों ने चाय नाश्ता भी खत्म नहीं किया? फिर जमुना जी बोली, बस बेटी, तेरा ही इंतजार कर रहे थे। अरे माँ, इतने सारे काम हैं, समझ नहीं आता क्या क्या देखूं। अब आप लोग तो घर के ही हैं, फिर मेहमानों जैसा बर्ताव क्यों करना? अभी मुझे पार्लर जाना है, फेशियल करवाने। बेटी के मुंह से अपने लिए प्यार भरी दो बातें सुनकर अब तक बेगाना महसूस करती जमुना जी के दिल में ममता फिर से हिलोरे लेने लगी। बात तो तुमने सही कही बेटी, शादी वाले घर में काम तो बहुत होते हैं, पर तू चिंता मत कर, तू मुझे काम बताती जा, मैं और तेरी भाभी मिलकर सारे काम संभाल लेंगे। उसी समय जमुना जी के दोनों नाती अमन और साहिल भी वहां आ गए। तभी जमुना जी अपने बैग खोल कर बैठ गई और सारा सामान निकालने लगी और फिर अपने साथ लाए उपहारों को एक एक करके बड़े प्यार से सबको देने लगी। नानी द्वारा लाए गए कपड़े बहुत पसंद आए तो वहीं अमन तो अपने कपड़े देखकर उछल पड़ा और बोला, नानी मेरे लिए कपड़े तो आप बहुत अच्छे खरीद कर लाई हैं, मैं तो सिर्फ रात को यही पहनने वाला हूँ। जमुना जी अपनी नातियों की बातें सुनकर बहुत खुश हुई, लेकिन जैसे ही उन्होंने पायल को उपहार दिया तो अपने द्वारा लाए गए उपहार की प्रशंसा सुनने के लिए जमुना जी बेताब थी। परंतु बेटी ने तो औपचारिकतावश उसे खोलने के बाद उलट पुलट कर देखा और फिर बुझे मन से एक कोने में फेंक दिया। अब आप लोग एसी खोलकर आराम कीजिए, रात को संगीत का फंक्शन है, मैं नीचे जाकर तैयारियां देख लेती हूँ, वहां से उठते हुए पायल ने कहा। तो संगीत का नाम सुनते ही जमुना जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वहीं लेटी लेटी जमुना जी सोचने लगी, रात को संगीत में तो मुझे बहुत से गीत गाने का, ढोलक बजाने का मौका मिलेगा। सोच सोचकर जमुना जी उत्साहित होती जा रही थी। पर शाम के समय सब लोग तैयार हो गए। शादी का आयोजन घर के बड़े से आंगन में किया गया था, जिसकी खूब बढ़िया सजावट की गई थी। पायल की किटी पार्टी की सहेलियां, आस पड़ोस की हाई स्टैंडर्ड औरतें फिल्मी गाना गाते हुए डीजे पर ठुमक ठुमक कर नाच रही थी। वहां बैठी हुई जमुना जी सोचने लगी, यह भी कोई गीत है? शादी ब्याह में तो शगुन के गीत गाए जाते हैं। और बैठे हुए इंतजार करने लगी कि कब उनकी बेटी उन्हें शगुन के गीत गाने को कहेगी।
परंतु वह तो अपनी हाई सोसाइटी की सहेलियों के साथ नाचने गाने में मशगूल थी। उसे इतनी फुर्सत ही कहाँ थी कि जमुना जी को भी एक दो गीत गाने के लिए कह देती, जबकि वह जानती थी कि उसकी माँ को शादी ब्याह में गीत गाने का कितना शौक है। थोड़ी ही देर में डीजे पर ऊंची ऊंची आवाज में फिल्मी गाने बजने लगे और जमुना जी का गीत गाने का शौक मन में ही रह गया। बेटी ने उन्हें किसी से मिलवाया तक नहीं। ऐसे औपचारिकता माहौल में वह केवल एक मुख्य दर्शक बनकर रह गई थी। थोड़ी देर में खाना शुरू हो गया तो जमुना जी को एक कुर्सी पर बैठाकर उनकी बहू उनके लिए खाने की थाली लेकर आ गई। मोहन भी वहीं बैठकर बच्चों के साथ खाना खाने लगा। आज वह भी स्वयं को बहुत अकेला और उपेक्षित महसूस कर रहा था। खाना खाने के बाद सब लोग अपने अपने कमरों में आ गए। सब मेहमानों के जाने के बाद पायल अपने हाथ में कुछ सामान लिए उनके कमरे में आई और अपनी भाभी रीना से बोली, अरे मैं तो मेहमानों में इतनी व्यस्त हो गई कि आप लोगों के पास ही आ ही नहीं पाई। आपने ठीक से खाना तो खाया है ना? देखा है हमारे यहाँ कितनी तरह तरह की चीजें खाने में बनी थी। ऐसी चीजें कभी आपने खाया ही नहीं होगा। अरे दीदी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब ने खाना खा लिया है। हम कोई पराए थोड़ी न हैं जो बार बार आपको कहना पड़ेगा। अच्छा मम्मी, आपकी नाती की शादी की खुशी में मैं आप सब लोगों के लिए कुछ उपहार लेकर आई हूँ। ऐसा कहते हुए पायल ने सबके हाथों में एक एक थैला पकड़ा दिया। यह देखकर जमुना जी हैरान रह गई और पायल बोली, अरे मम्मी, शगुन के तौर पर मेरी तरफ से भी तो आपको कुछ देना बनता है ना। यह आप सब लोगों के लिए यहाँ के महंगे बुटीक के लहंगे और साड़ियाँ हैं। ऐसे कपड़े आपने थोड़े न पहने होंगे कभी। मैं चाहती हूँ कि कल आप सब यही पहने। फिर जमुना जी मुस्कुराती बोली, ठीक है, अगर तू यही चाहती है तो यही सही, हम लोग कल यही कपड़े पहनेंगे। थोड़ी देर में सब लोग सो गए, लेकिन जमुना जी की आंखों में नींद नहीं थी। शायद नई जगह होने के कारण वहां उन्हें नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर ताजी हवा खाने के लिए वह बाहर निकल गईं और खुली छत पर टहलने लगी। टहलते हुए जमुना जी के कानों में कुछ आवाज सुनाई दी। वो आवाज उनके कमरे के साथ बनी एक दूसरे कमरे से आ रही थी। वह कमरे के पास गई तो पायल अपने बेटे अमन को चिल्लाकर कह रही थी, यह कपड़ा तुम्हें शादी के समय पहनने की कोई जरूरत नहीं है अमन। कितने गंदे क्वालिटी के कपड़े नानी ने दिए हैं। मैं अभी बुटीक के कपड़े तेरे मामा मामी नानी और उनके बच्चों को देकर आई हूँ। देखा है मेरी सहेलियों के सामने वो लोग कितने घटिया कपड़े पहनकर आते हैं। मेरी तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मुझे तो उन्हें अपनी सहेलियों और रिश्तेदारों से मिलवाने में भी शर्म आ रही थी। तुम्हारी सारी शादी में कितने हाई स्टैंडर्ड के लोग आने वाले हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि गवार जैसे दिखने वाले लोग मेरे मायके वाले हैं तो मेरी कितनी बेइज्जती हो जाती। वे लोग तो मुंह उठाकर घटिया और सस्ते कपड़े पहनकर आ गए, लेकिन मुझे तो अपनी इज्जत का ख्याल रखना ही पड़ेगा ना। लोगों के मायके से शादी ब्याह पर न जाने कितने उपहार आते हैं और एक मेरे मायके वाले हैं फुटपाथ के कपड़े उठाकर ले आए हमारे लिए। मेरी इज्जत का भी तो उन्हें बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहा। अरे जितना सामान वो लेकर नहीं आए उससे कहीं ज्यादा खर्च तो मैं उनके ऊपर कर चुकी हूँ। गुस्से भरे स्वर में पायल बोलती जा रही थी। तभी अमन बोला, बस कीजिए मम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं। मामा मामी और नानी वे सब हमारे अपने हैं और जिन उपहारों को आप घटिया बता रही हैं वह उपहार वो लोग कितनी मुश्किल से खरीद कर लाए होंगे, इसका अंदाजा भी है आपको। उन उपहारों में उनका प्यार छिपा है, लेकिन यह बात आप नहीं समझ पाई। यह बात सुनते ही जमुना जी के कान तो जैसे सुनी हो गए। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे अचानक से कोई तीर आकर उनके कलेजे को चीर गया हो। किसी असीमी पीड़ा से वह छटपटा गई। बेटी के प्रति अंधी ममता और प्रेम में वो तो भूल बैठी थी कि अब उसका स्टैंडर्ड उनसे कहीं ज्यादा ऊंचा उठ गया है। इतना ऊंचा कि अब वो
खून के रिश्ते भी उसके आगे छोटे पड़ गए हैं। जिस ममता की छाँव में वह पली बड़ी थी, जिनकी उँगलियों को पकड़कर चलना सीखा था, आज ऊँचाइयों पर पहुँचते ही उसे वही माँ फूहड़, गँवार और कंगाल दिखने लगी थी। आज एक माँ का ओहदा इतना छोटा हो गया कि उसका परिचय करवाने से भी उसकी इज्जत में दाग लग जाते हैं। बेटी को दिए जिन संस्कारों पर आज तक मैं नाज करती आई थी और संस्कारों की नींव इतनी खोखली हो गई कि उसे नींव पर खड़ी रिश्तों की इमारत टूटकर धराशायी हो गई। सारी रात अपने बिस्तर पर बैठी-बैठी जमुना जी स्वयं को कोसती रही कि आखिर क्यों अपने पूरे परिवार को लेकर वह अपनी बेटी के घर आ बैठी। बाकी दिन जब सभी लोग शादी के समारोह में बैठे तो जमुना जी अपनी बेटी के आधुनिक मॉडर्न पहनावे को देखकर कुलबुलाने लगी। विवाह जैसे पवित्र रिश्तों में बेढंगे फैशनेबल कपड़ों की बजाय अगर एक खूबसूरत सी साड़ी पहनी होती तो कहीं अधिक अच्छी लगती। ऐसे अंग प्रदर्शन करना तो हमारी सभ्यता नहीं है। जमुना जी की मनोदशा को रीना बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी। इससे पहले कि वह अपनी बेटी को यह सब बातें कहती, उनकी बहू रीना ने उन्हें समझाते हुए कहा, शादी का माहौल है माँ जी, शांत रहिए। जमुना जी चुपचाप कमरे में जाकर बैठ गई। मन में विचार आया कि पल्लू ना करने के कारण बहू को कितनी बातें सुनाती थी, जबकि वह सलीके से कपड़े पहनती थी। बहू के दिन भर काम में जुटे रहने के बावजूद मैं हमेशा अपनी बहू से असंतुष्ट रही और बेटी की तारीफों के पुल बांधती रही। यहाँ तक कि अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए उसने अपनी सोने की चेन तक बेच दी। यहाँ बेटी के घर आने के बाद भी मेरी बहू मेरी सुविधा असुविधा का ख्याल रख रही है और आज पहली बार ऐसा हुआ था कि अपनी बहू में अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ नजर आ रही थी। फिर सोचने लगी कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ जो मुझे ऐसी बहू मिली, वरना आजकल की बहुएं तो दूसरे दिन ही रसोई अलग कर ले। मेरे ताने उलाने सुनते हुए भी मेरी बहू मेरी सेवा करती रही। हमेशा मेरी बहू ने मुझे प्यार और सम्मान दिया, फिर भी न जाने क्यों मैं बेटी पर ही सारा प्यार लुटाती रही। आज अपनी ही सोच पर उन्हें शर्मिंदगी होने लगी। कुछ समय बाद उनकी बहू रीना कमरे में आई और बोली, चलिए माँ जी, कपड़े बदलकर तैयार हो जाइए, शादी किसी बड़े 5 स्टार होटल में है। ऐसा कहते हुए रीना ने अपनी सासू माँ के लिए साड़ी निकाल कर रख दी। यह वही साड़ी थी जो पायल लेकर आई थी। एक-एक करके सब लोग तैयार हो गए तो जमुना जी ने भी चुप करके अपनी बेटी की लाई हुई साड़ी पहन ली। हालांकि उस साड़ी में उनका दम घुट रहा था और वह वापस अपनी उसी दुनिया में लौट जाना चाहती थी जहां वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र थी। फिर भी स्वयं को संयमित करते हुए उन्होंने शादी के समारोह में भाग लिया और अगले दिन बहू के आने के साथ ही उन्होंने वापस जाने की तैयारी कर ली। नई बहू को आशीर्वाद स्वरूप अपनी लाई झुमके उपहार में दी तो दूल्हा दुल्हन ने पैर छूकर अपनी नानी का आशीर्वाद लिया। उसके बाद अपना सामान बांधते हुए बेटी की लाई साड़ी उन्होंने वहीं पर तय लगाकर रख दी और वापस अपने घर जाने को तैयार हो गए। पायल ने भी अपनी भाभी के हाथ में कुछ मिठाइयों के डिब्बे थमा दी और मायके वालों को स्टेशन पर छोड़ने के लिए ड्राइवर को आवाज दी। जमुना जी बोली, नहीं बेटी, मोहन ऑटो लेने गया है। वैसे भी हम जैसे गवार को ऑटो में सफ़र करने की आदत है। तुम्हारी महंगी कार तुम्हें ही मुबारक, हम चलते हैं। ऑटो में बैठते ही जमुना जी की रुलाई फूट पड़ी। उनकी आंखों से आंसू का सैलाब बहने लगा। मोहन भी अपनी माँ के दुख को समझ पा रहा था, तो वहीं उनकी बहू ने उनके आंसू पोंछते हुए उन्हें अपने गले से लगा लिया। वो अपनी सासू माँ के आज सम्मान पर लगी चोट को अच्छी तरह समझ पा रही थी। दोपहर के समय जब घर वापस पहुंची तो जमुना जी को परम सुख की अनुभूति हुई। कुछ देर अपनी थकावट दूर करके जमुना जी आस पड़ोस के घरों में मिठाइयाँ बांटने के लिए जा ही रही थी कि तभी उनके कानों में मोहन की आवाज़ पड़ी, रीना, आखिर खाना बनाते हुए तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है? सब्जी में तो नमक ही नहीं है।
बिल्कुल फीकी ही है। ये इससे पहले कि रीना कुछ बोलती, जमुना जी गुस्से से बोल पड़ी, अरे यह कौन सा तरीका है अपने पत्नी से बात करने का। सफर से लौटी बेचारी काम में लग गई। आखिर वह भी इंसान है, अगर सब्जी में नमक डालना भूल गई है तो उठकर रसोई से नमक लेकर डाल ले। और हाँ, आइंदा मेरी बहू से ऊंची आवाज में बात की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। जमुना जी के यह बदलते हुए तेवर देखकर मोहन का मुंह खुला का खुला रह गया, तो वहीं रीना तो हैरानी से अपनी सासू माँ की ओर देखती ही रह गई। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ARK वॉइस।